दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और उसके कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इजाजत ली, पार्किंग और टॉयलेट के लिए भी परमिशन ली, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां पर लाइब्रेरी बना दी गई, जिसमें पड़ोस के नाले का पानी भर गया और इसमें डूबकर 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस एकेडमी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और यह पानी इतनी तेजी से भरा कि छात्रों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से 2 लड़कियों समेत 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के बाहर जोरदार हंगामा भी हुआ। हादसा बीती शाम करीब 7 बजे हुआ, जब फायर और पुलिस विभाग को कॉल आई, जिसके बाद करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 3 शवों को निकाला गया। अब स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों की मौत को लेकर बेहद नाराज हैं। तो यह हादसा यहां पर हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर बारिश हुई, उसके बाद एक बेसमेंट जहां पर एक लाइब्रेरी थी जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे और पानी वहां पर भर जाता है और 3 बच्चों की डूबकर इसमें मौत हो जाती है, जिसमें 2 छात्राएं थीं और एक छात्र था। और इसके बाद से जो वहां के लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है कि किस तरह से ये हादसा यहां पर हो गया। ये जो बेसमेंट था इसमें इजाज़त स्टोरेज की ली गई थी, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो चल रही थी, बच्चे यहाँ पर पढ़ने लगे रहे थे और इसी को लेकर लोग खासे नाराज़ हैं। शिकायत इस बात की भी है कि यहाँ पर अक्सर पानी जो है वो भर जाता था बारिश में, लेकिन उसके बाद भी साफ़ सफाई का काम यहाँ पर ठीक से नहीं किया गया वक्त रहते ही, और जो बेसमेंट है उसमें तेज़ी से पानी यहाँ पर भर गया ज़रा सी बारिश के बाद ही। और उसके बाद ये एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें 3 छात्रों की इस पानी में डूबकर मौत हो गई है। तो ये ओल्ड राजेंद्र नगर है दिल्ली का इलाका, जहाँ पर ये राव स्टडी सेंटर था, जिसमें कोचिंग सेंटर था, जिसमें बेसमेंट में यहाँ ये पानी भरा और इसमें 3 बच्चों की जो है वो मौत हो गई। बेसमेंट में राव आईएएस कोचिंग एकेडमी सेंटर की लाइब्रेरी थी और इस लाइब्रेरी को लेकर ही एतराज़ है कि इसकी इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं थी और इस वजह से भी एक बड़ा हादसा जो है वो हो गया। हमारे साथ ख़ास मेहमान जो है इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। जगदीश ममगई साहब हैं, पूर्व चेयरमैन एमसीडी। उनसे समझते हैं इस हादसे के बारे में, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पर हादसे के बाद, हादसे का जिम्मेदार कौन है। जगदीश जी, ये सवाल अब सबसे बड़ा है सबके सामने। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी गलती मुख्यतः नजर आती है? उन लोगों की जिन्होंने, क्योंकि साफ सफाई की भी शिकायत थी कि वहाँ पानी भर जाता है, वो नहीं कि पानी बेसमेंट तक भर गया, या उन लोगों की कि बहुत देर तक जो है बेसमेंट से पानी नहीं निकाल पाए, अगर निकाल पाते तो शायद बच्चों की जान यहाँ पर बच जाती। देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी तो उसकी है जिसने बेसमेंट बनाई, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया में खासकर जो 48 गज के मकान है, ये राजेंद्र नगर रिफ्यूजी कॉलोनी है सारी, यहाँ पर बेसमेंट बनाना ही अपने आप में एक खतरे की चुनौती है। क्योंकि जब ये मकान अलॉट हुए तो ये एक मलबे के रूप में हुए, एक टेम्परेरी शेल्टर के रूप में हुए और लोगों ने उस पर अटालिकाएं बना ली, बेसमेंट बना लिए। तो बेसमेंट बनाने से ऑटोमेटिकली उसकी जो नींव है वो कमजोर हो जाती है। तो बेसमेंट बनाना और बेसमेंट बनने देना, यानी कि जो एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो बेसमेंट ना बने, वो थी एमसीडी। तो एमसीडी को ये देखना चाहिए था कि बेसमेंट न बने ऐसे जगहों में, छोटे एरियाज में। और दूसरी बात कि जिसने बनाई, लेन देन के बिना तो ये बनती नहीं है, तो इसमें एमसीडी, पुलिस और जो मकान मालिक है ऑब्वियस है, वो तो जिम्मेदार हैं ही जिन्होंने बेसमेंट बनाई। दूसरा मसला इसमें ये है कि जो कोचिंग सेंटर का मसला है, एक साल से पिछले 1-1.5 साल में कोचिंग सेंटर में बहुत सारे हादसे हुए हैं। बार बार मीडिया के माध्यम से मीडिया ने खूब इस मुद्दे को अच्छी तरीके से उठाया, लोगों की सुरक्षा के सवाल भी उठाए, सिविक एजेंसीज ने भी बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक वो जब जांच बिठाई और शिक्षा मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस डिक्लेयर करे। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो डेंजरस है, जिसमें सिक्योरिटी नॉर्म्स पूरे तौर पर नहीं है, अपने बच्चों को भेजना जारी रखा। और इस प्रकार के लगातार हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी मुझे ये लगता है कि लोगों को लगता है कि शायद दूसरे का, व्यक्ति का बच्चा मर गया तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी तरीके से कोचिंग माफिया अपने काम कर रहे हैं, उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। जगदीश जी, एक और सवाल इसको लेकर है, वो भी आपसे मैं पूछ लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि
बेसमेंट में यहाँ पर इजाज़त नहीं थी यहाँ पर लाइब्रेरी की, ये बताया जा रहा है कि स्टोरेज की सिर्फ इजाज़त उन्होंने ली थी, उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी। बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर नियम कायदे क्या कहते हैं जिनका यहाँ पर जो है उल्लंघन किया गया? देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, जिसको बनाती है डीडीए और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है नोटिफाई करती है, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेजिडेंशियल कैटेगरी में माना गया है, उनको कॉमर्शियल कैटेगरी में नहीं माना गया। अब चूंकि ये रेजिडेंशियल कैटेगरी को एंजॉय कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर बेसमेंट बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बेसमेंट तो इलीगल है। अब बेसमेंट लगातार कोई ये एक बिल्डिंग नहीं है। अभी अगर जांच की जाएगी, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो जांच बहुत तेजी से होती है। और इसके आसपास मुझे आज बताया वहां के लोगों ने कि पीछे आसपास और कंस्ट्रक्शन हो रही है और बेसमेंट्स बन रही है, स्टिल दे आर गोइंग ऑन। तो ये एक बिल्डिंग नहीं है जिसमें बेसमेंट बनी, ये लगातार बिल्डिंग बन रही है जिसमें बेसमेंट्स बन रही है, जिसमें इलीगल कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। सबसे बड़ी एक दिक्कत दिल्ली की एक है, दिल्ली का मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है। एमसीडी की जिम्मेदारी है बिल्डिंग बायलॉज को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज बनाने की जिम्मेदारी है डीडीए के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब डीडीए और सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट जो बनाते हैं वो कई बार यथार्थ के विपरीत होता है। जो सिविक बॉडी समझती है या सिविक बॉडी महसूस करती है, कई बार वैसी वो होती नहीं है। और अभी 2041 का मास्टर प्लान बन रहा है जिसको 2021 में आना था। डीडीए ने सजेशन मांगे थे, मैंने तब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का और वाटर जल निकास पर जो है सजेशन भेजे थे, डीडीए ने उसको कंसीडर नहीं किया, भेज दिया अर्बन मिनिस्ट्री को। अर्बन मिनिस्ट्री ने पिछले साल जीओएम बिठाई इस पे। मास्टर प्लान 2041 में भी देखिए, सबसे गंभीर बात यह है कि जो 2021 का मास्टर प्लान था उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बेसमेंट का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो प्रस्तावित 2041 का है जो अभी लागू नहीं हुआ है, उसमें वो बेसमेंट का प्रावधान पे जो रोक थी वो हटा दी गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास पतली रोड है, सारा जाम होता है, ट्रैफिक हैजार्ड्स होते हैं। अच्छा जगदीश जी, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है कि कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कितने बच्चे वहां पर पढ़ेंगे? अगर बेसमेंट का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो क्या क्या चीजें वहां पर सेफ्टी के लिहाज से होनी चाहिए? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जब आप 50 लोग या 20 लोग कोई धरना देते हैं, कोई प्रोटेस्ट देते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो हमें पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया हम 20 लोग जो है यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं या एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी हॉल में, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 से 700 बच्चे दड़बे की तरह भर दिए जाते हैं, बट देयर इज वहां न तो पुलिस की परमिशन की जरूरत है, ना फायर की परमिशन की जरूरत है। पिछले दिनों जब घटनाएं हुई तो कोर्ट ने इनिशिएट लेकर थोड़ा दबाव बनाया सिविक एजेंसीज पे, फायर सर्विसेज पे भी बनाया, एमसीडी पे भी बनाया, थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं आपको एक उदाहरण पीछे का देना चाहता हूँ कि 2010 में जी एक और संक्षिप्त में सवाल मेरा यहाँ पे था आपसे कि ये जिम्मेदारी का जो सवाल उठता है, अब इस सियासत भी इस पर होने लगती है कि कौन आखिर इसके लिए जिम्मेदार, डीडीए यहाँ पर जिम्मेदार है या एमसीडी जिम्मेदार है या किसकी और जिम्मेदारी यहाँ पर है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि बेसमेंट का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किस किस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, या फिर सिर्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन पर कार्रवाई कर देने से यहाँ पर बात खत्म हो जाती है? मैं ये कहना चाहता हूँ 2010 में आपको याद होगा ललिता पार्क हादसा हुआ था, वहां भी बेसमेंट का मुद्दा था, 71 लोग मर गए थे उसमें। मैंने जब कार्रवाई की बात करी तो दिल्ली सरकार एमसीडी पर, एमसीडी दिल्ली सरकार पर चार्ज करने लगी। फिर भी हमने 4 ऑफिसर्स जो है एमसीडी के किए कि भाई ऊपर बिल्डिंगें कैसे बन गई कच्ची नींव में, वहां पर जांच कराई। 3000 बेसमेंट इलीगल वो इस प्रकार के निकले, जिसमें 500 में मैंने बरान कराया जी। आपको दुर्भाग्य की बात ये बताऊं कि उसमें जो हमने अफसर सस्पेंड किए, जांच चली 8 साल तक। जांच करने के बाद उस समय जो जेई था वो रिटायर हो चुका था, उस पर 21,000 रुपए का फाइन लगाकर मामला खत्म कर दिया गया। यही बड़ी दुर्भाग्य की बात है जगदीश जी के जब कोई हादसा हो जाता है तब उसके दर दर देखा जाता है कि आखिर कहां पर कमी है और क्या ये यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं ये भी यहाँ पर देखना जो है बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों पर जो है वो रोशनी डालने के लिए। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी कमी है, किसकी गलती है, ये आप देखिए, बहुत ज़रूरी है
इस पर भी जो है वो चर्चा करना और इस पर भी जो है जिम्मेदारी तय करना। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव स्टडी सेंटर में कल शाम हुए हादसे में श्रेया यादव की जो है वो मौत हुई। श्रेया यूपी के अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली थी और इस हादसे के बाद उनके परिजनों का बुरा हाल है। श्रेया आईएएस की तैयारी करने आई थी और 2 भाई बहनों में श्रेया जो है वो बड़ी थी। श्रेया के पिता राजेंद्र यादव की अंबेडकर नगर में डेयरी की दुकान है। हमको शाम रात 12 बजे जानकारी मिली। हमारे चाचा का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि बात हुई थी या नहीं हुई थी, तो हमने बोला बात अभी नहीं हुई है। तो बोले पूछ के बताओ मम्मी से। मैंने पूछा, मम्मी बोली आज बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने उसके निवास स्थान पे गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है। तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की कहाँ पे है। श्रेया होनहार लड़की थी और दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही थी। परिवार वालों का अपनी बेटी को इस तरह से खोने का दुख काफी बड़ा है। श्रेया के चाचा धर्मेंद्र यादव से बात की हमारे सहयोगी शुभांग ने। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में कल शनिवार को पानी भर गया था, जिसके बाद वहाँ पर श्रेया नाम की एक लड़की की मौत हो गई थी। इस वक्त मेरे साथ श्रेया के चाचा है जो खुद श्रेया की पढ़ाई यहाँ पर देखते हैं। इनका नाम धर्मेंद्र यादव है। सर, आपको कब और क्या जानकारी मिल पाई थी? मैं कल रात में न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में पता चला कि राजेंद्र नगर में एक कोचिंग है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया है और उसमें कुछ बच्चे फंस गए हैं, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो चूँकि एडमिशन कराने में आया था तो मुझे उसकी साइट के बारे में विजुअल्स जो दिख रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये तो वही कोचिंग है शायद। फिर मैंने श्रेया को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मुझे थोड़ी चिंता हुई। फिर मैं कोचिंग का एक लाइब्रेरी देखते थे, उनको फ़ोन मिलाया तो उनका भी फ़ोन बंद था। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरे कोचिंग के थे, उनको फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन मिल गया। तो मैंने पूछा कि क्या आज जो आपके यहाँ ये घटना हुई है तो उसी सेंटर पे है जिसमें मैंने एडमिशन कराया था? तो बोले हाँ उसी की है। तो मैंने कहा कि इसमें तो न्यूज़ में कैजुअलिटी की बात बता रहे हैं, तो क्या उसमें श्रेया तो नहीं है? तो बोले सर अभी 3 कैजुअलिटी हुई है और उसमें मैं नाम नहीं बता पाऊँगा इस समय क्योंकि बच्चे पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरा मन नहीं माना, मैं सीधा गाज़ियाबाद में रहता हूँ तो वहाँ से मैंने गाड़ी उठाई, सीधा मैं साइट पे आ गया। फिर साइट पे देखा बहुत भीड़ भाड़ थी तो मैं श्रेया के पीजी में चला गया और पीजी में जाके देखा तो उसका कमरा बंद था। तो फिर मुझे और डाउट हुआ और फ़ोन मिल नहीं रहा था। फिर मैं आकर के वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग थे, डीएसपी साहब थे मेरे ख्याल से। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? फिर मैंने अपनी भतीजी का नाम बताया तो उन्होंने कहा मुझे लगता है जो 3 लोग हैं उसमें शायद वो है, आप एक बार जा कर के आरएमएल हॉस्पिटल में पहचान कर लीजिए। फिर मैं रात 2:30 बजे यहाँ आ गया था। 2:30 बजे से अभी तक यहीं पर हूँ। एक तो ये है कि पोस्टमार्टम शायद 9 बजे शुरू हो जाता है प्रक्रिया। आईओ आते हैं और कार्यक्रम मतलब पोस्टमार्टम का काम शुरू कर देते हैं और अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आपके माध्यम से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जल्दी करा के, क्योंकि मुझे अंबेडकर नगर जाना है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। तो मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है मैं आप किससे कुछ बोलूँ या कहूँ, फिर भी ये अपना काम कर दें वही बहुत है। अब इनके माता पिता, श्रेया के माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा जो पैतृक गाँव है अम्बेडकर नगर है, तो भैया भाभी यानी कि श्रेया के माता पिता वहीं अम्बेडकर नगर में रहते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं पता कि बॉडी आपको कब तक सौंपेंगे? अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक बॉडी मिलेगी नहीं। जब पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ तो अभी तो कुछ पता नहीं है। कब आपने श्रेया का एडमिशन यहाँ पर करवाया था? मई में कराया था मैंने एडमिशन। मई में कराया। और आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? मैं परसों बात किया था उससे। परसों बात हाँ हुई। जी। तब तक सब कुछ ठीक था? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर श्रेया यादव के जो चाचा हैं उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ तक कोई जानकारी नहीं दी गई, कोचिंग सेंटर से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली और न्यूज़ में खबरों के माध्यम से वो वहाँ पहुँचे स्पॉट पर। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए और अभी तक फिलहाल ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इनको बॉडी सौंपी जाएगी, क्योंकि इन्हें वापस अपने गाँव जाना है जहाँ पर श्रेया के माता पिता श्रेया की बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एमटीवी इंडिया। इस हादसे के बाद कई सवाल एमसीडी के सामने भी हैं कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तनुष्का हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप इस बारे में देखिए। मैं अभी दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एनडीटीवी शैली ओबरॉय को काफ़ी देर से रीच आउट करने की कोशिश कर रही है एक जवाब के लिए, सवाल करने के लिए कि कल जो हादसा हुआ है राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में, जहाँ पर 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स के जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे उनकी जान चली गई है। ये लापरवाही है, ये एक अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी
थी और उसी के कारण एनडीटीवी शैली ओबरॉय दिल्ली के मेयर को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। सिविक सेंटर पर भी रीच आउट करने की कोशिश की गई थी, परंतु शैली ओबरॉय अभी एनडीटीवी से कोई भी बात नहीं कर रही है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये जो हादसा हुआ है इसके लिए एमसीडी ने परमिशन, जो लाइब्रेरी था वो बेसमेंट में था, वो बेसमेंट से फंक्शन हो रहा था, परंतु इस बिल्डिंग को, इस कोचिंग सेंटर को सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज स्पेस के लिए परमिशन दी गई थी। एनओसी जो फायर डिपार्टमेंट से दी जाती है वो 2024 में इस कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज स्पेस या फिर पार्किंग या फिर एज वॉशरूम्स यूज़ करने के लिए दिया गया था इस बेसमेंट स्पेस को, ना कि एक लाइब्रेरी के लिए जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हो। तो ये एक इलीगल फंक्शनिंग था, ये वायलेशन था एनओसी के परमिशंस का। और ये जो परमिशन नहीं था इस कोचिंग सेंटर के पास, उसके बावजूद भी वहाँ पर एक लाइब्रेरी कैसे फंक्शन कर रहा था, कि ऐसा कैसे है कि ये परमिशंस ना होने के बाद भी सिर्फ ये कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि और कई कोचिंग सेंटर्स उस एरिया में और मुखर्जी नगर में भी ऐसे लाइब्रेरीज फंक्शन कर रहे हैं बेसमेंट से। ऐसा कैसे हो रहा है, ये लैब्स कैसे अलाउ कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की, बच्चों की जान चली गई है अब इस हादसे के चलते, जहां पर सिर्फ वाटर लॉगिंग और पानी घुस जाने की वजह से यह हादसा नहीं हुआ, पर ड्रेनेज इश्यूज भी थी वहाँ पे। और भी जितने सारे एस्पिरेंट्स मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि उस एरिया में, राजेंद्र नगर में, ऐसी ड्रेनेज सिस्टम इश्यूज काफ़ी समय से है और हर समय बारिश के मौसम में वहाँ पर पानी और बेसमेंट में भी पानी घुस आता है। इस बार ये हादसा इतने एक्सट्रीम और इतने इंटेंस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ पर 3 बच्चों की जान चली गई है। और अभी ये देखना रह गया है कि दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी के तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई है, इसको लेकर कई सवाल भी जो है वो अब खड़े हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है। राजेंद्र नगर हादसे के बाद जो 5 बड़े सवाल उठ रहे हैं, उसमें पहला सवाल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी को लेकर ही है कि आखिर बेसमेंट में लाइब्रेरी यहाँ पर क्यों थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या नियमों के मुताबिक बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। और यहाँ पर यह भी एक सवाल है कि पहले भी वाटर लॉगिंग की वजह से क्लास यहाँ पर रद्द हुई थी, फिर भी एजेंसी ने यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जो बच्चे हैं उनकी शिकायत इस बात को लेकर भी थी कि यहाँ पर ड्रेनेज को लेकर भी शिकायत पहले की गई थी, लेकिन उस पर भी जो है ध्यान नहीं दिया गया। ड्रेनेज सिस्टम का काम पूरा क्यों नहीं किया गया, शिकायत के बावजूद भी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर सिस्टम सक्रिय होता तो 3 जिंदगियां यहाँ पर बच सकती थीं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी मामले का संज्ञान लिया है। एलजी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जो लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने लिखा कि युवाओं की जान गई है, इसका बेहद अफसोस है। इसमें प्रशासन की लापरवाही और कोचिंग संस्थान चलाने वालों की ओर से ये अपराध है। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे 3 युवाओं की मौत हो गई है। ये सब देश की राजधानी में हुआ है, जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इस घटना के बाद दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश देकर कहा कि अगर नगर निगम का कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एमसीडी के तहत अगर किसी कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो ये बिल्डिंग नियमों के खिलाफ है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर पर कड़ी कार्रवाई हो। राजेंद्र नगर हादसे के जिम्मेदार अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है उसके बाद ये तमाम शिकायतें हैं जो सामने आ रही हैं, लोगों में यहाँ पर खासा गुस्सा भी है। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं इस हादसे के बाद जो सामने आई हैं। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर
बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।